हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज 2 और 3 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो आज की क्लास में हम लोग 2 और 3 सितंबर की रही जो महत्वपूर्ण खबरें उन पर चर्चा करेंगे। कल हमारी क्लास आ नहीं पाई थी, इसी वजह से देखा जाए तो आज ये क्लास यहाँ पर दोनों 2 तारीख का और 3 सितंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे। चलिए, पहली खबर क्या है यहाँ पर देखा जाए। पहली खबर है कि आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ आंध्रा पुरस्कार 2025 की शुरुआत की है। स्वच्छ आंध्रा पुरस्कार 2025 की शुरुआत की है। देखा जाए यहाँ पर जैसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हो क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखा जाए तो आंध्र प्रदेश स्वच्छता में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाला वार्षिक पुरस्कार शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो अभी तक क्या होता था कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए जाते थे, वैसे ही देखा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और ये पुरस्कार की शुरुआत करने वाला आंध्र प्रदेश, यानी कि स्वच्छता में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार की शुरुआत करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देखा जाए तो यह पहल नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा की गई है। यहां पर चर्चा करें अगले पॉइंट की, यहां पर अगले पॉइंट की चर्चा करें तो पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों, समुदायों, व्यक्तियों को दिए जाएंगे। कुल 52 राज्य स्तरीय पुरस्कार और 1421 जिला स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। यहां पर बात करें तो श्रेणियां कौन कौन सी होंगी। नगर पालिका स्तर पर दिया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर, स्कूल, अस्पताल, बस स्टेशन, रेतु बाजार, छात्रावास, उद्योग, आंगनवाड़ी, आवासीय विद्यालय, ये सभी श्रेणियां होंगी। इन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और एनजीओ और स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता योद्धा के रूप में सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरियां हैं। इन कैटेगरियों में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छता में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए देखा जाए यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है स्वच्छता को एक सतत आंदोलन और जीवन शैली बनाना, नागरिक भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो पहला पुरस्कार समारोह जो होगा ये 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के अवसर पर दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय पुरस्कारों को वितरित करेंगे। चलिए अगली खबर देखा जाए क्या है। अगली खबर यहां पर देखा जाए तो नागालैंड विश्वविद्यालय की नई पहल, 18 नागा भाषाओं के लिए व्याकरण विकास की एक पहल शुरू की गई है। ठीक है, चर्चा कर ले यहां पर क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। तो नागालैंड विश्वविद्यालय ने, कौन से, नागालैंड विश्वविद्यालय ने राज्य के 18 मान्यता प्राप्त नागा भाषाओं के लिए लिखित व्याकरण विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो 18 मान्यता प्राप्त जो नागा भाषाएं हैं उनके लिए लिखित व्याकरण विकसित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। और यहां पर चर्चा करें तो यह पहल स्कूल शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित की जा रही है। किसके सहयोग से? स्कूल शिक्षा निदेशालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर देखें उद्देश्य क्या है इसका, तो कक्षा 5 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों में संरचित अकादमिक व्याकरण को शामिल करना। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही लिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो अब तक नागा भाषाओं को स्कूल में पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन समर्पित लिखित व्याकरण की कमी रही है। और इसी जो समर्पित लिखित व्याकरण है, लिखित व्याकरण पढ़ाया तो जाता है नागा भाषाएं, लेकिन जो समर्पित लिखित व्याकरण है उसका अभाव था। और उस अभाव को दूर करने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर नागालैंड विश्वविद्यालय ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत 18 नागा भाषाओं के जो व्याकरण है उनका विकास किया जाएगा, लिखित व्याकरण का विकास किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखें। लाओस को एससीओ संवाद भागीदार का दर्जा मिला है। ठीक है, जो लाओस है, लाओस को एससीओ संवाद भागीदार का दर्जा दिया गया है। यहां पर चर्चा कर लें इसकी घोषणा कब हुई, तो 1 सितंबर 2025 को तियानजिन चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में लाओस को संवाद भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो नया स्वरूप क्या होगा। अब नया स्वरूप होगा कि संवाद भागीदारों और पर्यवेक्षकों को मिलाकर एससीओ में अब 10 सदस्य और 17 भागीदार हैं। एससीओ की वर्तमान स्ट्रक्चर की बात कर ले तो एससीओ में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 है। और वहीं पर हम भागीदारों की बात करें तो भागीदारों की संख्या कितनी है, भागीदारों की संख्या हो गई 17। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं महत्व क्या है इसका। जो लाओस को संवाद भागीदार का दर्जा दिया गया है, यहां पर देखा जाए तो इससे लाओस की जो क्षेत्रीय भूमिका है वो मजबूत होगी और संगठन में भागीदारों की कुल संख्या भी बढ़ेगी। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा क्या कि हाल ही में कौन सा, देखा जाए दक्षिण पूर्व एशिया, जो ईस्ट एशिया के कौन सा कंट्री है वो एससीओ का भागीदार बना है। तो एससीओ का भागीदार कौन सा देश बना है, यहां पर देखा जाए तो लाओस बना है। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें तो इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी, ये इसरो की स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी है, इसके बारे में चर्चा कर ले। तो यहां स्थान और उद्घाटन देखा जाए, इसका स्थान और उद्घाटन कहां पर, IIITDM कुरनूल में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का उद्घाटन रायलसीमा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी वेंकटे वसवा राव के द्वारा किया गया।
ठीक है। और ये जो स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम है, प्रदर्शनी है, ये किसका है? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक, और यहां पर देखा जाए तो मुख्य आकर्षण क्या है? इसरो मिशन, उपग्रह, रॉकेट मॉडल की प्रदर्शनी, छात्रों को IIITDM प्रयोगशालाओं और ड्रोन स्टूडियो का भी यहां पर भ्रमण कराया गया। इस यहां पे जो ये प्रदर्शनी है, ठीक है, स्पेस ऑन व्हील, इसके तहत क्या किया गया? ये इसरो की प्रदर्शनी है और इसके तहत एक बस है। उस बस के अंदर देखा जाए, उस बस के अंदर सारी सुविधाएं, जो इसरो का इतिहास है, उन सारी चीजों को बताया गया है। इसरो के जो मिशन है, उपग्रह है, रॉकेट डिजाइन है, प्रदर्शनी है, सारी चीजों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छात्रों और आम जनता को अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों से प्रेरित करना, चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशनों के बारे में जानकारी प्रदान करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखना, स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट चलिए याद रखिएगा। आगे देखें, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो अगला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में आयोजित होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत में कहां इसका आयोजन होगा? दिल्ली में इसका आयोजन होगा। चलिए चर्चा करते हैं। मेजबानी के बारे में बात करें यहां पर, तो अगली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा कहां पर की गई है? तो देखा जाए, पेरिस में आयोजित मौजूदा विश्व चैंपियनशिप, अभी जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है, फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ है। अब यहां पर देखा जाए भारतीय प्रदर्शन कैसा रहा। भारतीय प्रदर्शन की बात कर ले तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने युगल में कांस्य पदक जीता है। युगल प्रतियोगिता जो थी उसमें भारत के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये उनका कुल मिलाकर दूसरा पदक है। ठीक, कुल मिलाकर दूसरा पदक जीता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। चलिए अगली खबर देखें तो अमरावती क्वांटम कंप्यूटर परियोजना महत्वपूर्ण है। अमरावती क्वांटम कंप्यूटर परियोजना, क्वांटम वैली कहां पर स्थापित की जा रही है? अमरावती में स्थापित की जा रही है। और उस दृष्टिकोण से देखें तो अमरावती क्वांटम कंप्यूटर परियोजना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर में IBM के 133 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, यह शिक्षाविदों, सरकारी संस्थानों के लिए मुफ्त कंप्यूटिंग घंटे प्रदान करेगा। यहां पर चर्चा करें तो राज्य सरकार का लक्ष्य अमरावती को एक क्वांटम वैली स्थापित करना है। राज्य सरकार यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का लक्ष्य है कि एक क्वांटम वैली स्थापित की जाए। जैसे सिलिकॉन वैली इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन वैली कहां पर अवस्थित है, ये आप कमेंट करके बताएं कि सिलिकॉन वैली, ठीक, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखें तो परियोजना के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और इसके संचालन के लिए एक विशेष कंपनी AQCC का गठन भी किया गया है। AQCC का गठन किया गया है ताकि क्वांटम वैली स्थापित की जा सके भारत में। चलिए आगे देखें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप लॉन्च किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। अब यहां पर देखा जाए ये ऐप किसने लॉन्च किया है? सबसे पहले तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने AI संचालित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखा जाए तो AI संचालित एक ऐप लॉन्च किया है। और इसका थीम क्या है, किस थीम पर यह ऐप आधारित है? ये थीम है यहां पर देखा जाए तो बदलने के लिए नवाचार करें। ठीक है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये इसका थीम है। इसी थीम पर इस ऐप को विकसित किया गया है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आगे देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो कनेक्शन, सहयोग और परिणामों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है इस ऐप का। और यहां पर विशेषताएं क्या है इस ऐप की? तो इस ऐप की विशेषता है कि यह बुद्धिमान, संवादात्मक, समावेशी डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ स्टार्टअप और उपस्थित लोगों के लिए वास्तविक समय में सुविधाएं और AI उपकरण मुहैया कराएगा। नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करने की तकनीक भी इसमें संलिप्त है देखा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 इंपॉर्टेंट है। यह आपके UPPCS प्रीलिम्स 2024 में पूछा जा चुका है करंट अफेयर में। यह आपका PYQ भी है, युद्ध अभ्यास से संबंधित सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं यहां पर, तो 1 से 14 सितंबर 2025, ठीक है, यहां पर बात कर ले तो भारतीय सेना का एक दल युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए फोर्ट वेनेराइट अलायंस का संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए
रवाना हो गया है, जो 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक निर्धारित एक संयुक्त भारत सैन्य अभ्यास में सम्मिलित होंगी। और इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछे कि युद्ध अभ्यास 2025 नामक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो यूएसए के साथ करता है। ठीक, चलिए आगे देखें, यहां पर चर्चा करें। देखा जाए तो इस अभ्यास के 21वें संस्करण में भारत के मद्रास रेजिमेंट के एक बटालियन और अमेरिका की 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन के आर्कटिक वुल्व्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम ने पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री जो रेजिमेंट है बॉबकैट्स, ये शामिल हो रहे हैं। ठीक, आर्कटिक वुल्व्स और बॉबकैट शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ भारत की ओर से कौन सम्मिलित हो रहा है? तो जो मद्रास रेजिमेंट है उसका एक बटालियन शामिल हो रही है। और युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण है। भारत अमेरिका के बीच में जो आयोजित किया जा रहा है उसका 21वां संस्करण है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोनों सेनाओं के सैनिक 2 सप्ताह तक संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यास करेंगे, जिसमें हेलीबॉर्न ऑपरेशन, मानव रहित हवाई प्रणाली का उपयोग कर पर्वतीय युद्ध, रॉक क्राफ्ट, हतोहत को निकालना, साथ ही साथ युद्ध चिकित्सा सहायता, तोपखाने, विमानन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को एकीकृत करके युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया है। ठीक, तो ये कुछ जो अभ्यास आयोजित किया जा रहा है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारे उद्देश्य यहां पर बताए गए हैं। चलिए आगे देखें। आयरलैंड ने विवादास्पद इजरायली बॉन्ड अनुमोदन समाप्त किया। अब ये जो इजरायली बॉन्ड अनुमोदन था इसको समाप्त कर दिया है आयरलैंड ने, आयरलैंड के जो बैंक है केंद्रीय बैंक उसके द्वारा। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। आयरलैंड के केंद्रीय बैंक ने राजनीतिक दबाव और गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच इजरायली सरकारी बॉन्ड की बिक्री को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए अब यह जिम्मेदारी लग्जमबर्ग को हस्तांतरित कर दी गई है, जो यूरोपीय संघ के भीतर इजरायली ऋण प्रतिभूतियों के विपणन के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया जाएगा। मतलब अब देखा जाए जो इजरायली प्रतिभूति विपणन होता था उसका कार्यभार लग्जमबर्ग को सौंप दिया गया है और लग्जमबर्ग का केंद्रीय बैंक इसको संचालित करेगा। इससे पहले कौन करता था? आयरलैंड के द्वारा यह किया जाता था, लेकिन जो इजराइल के द्वारा गाजा में किया जा रहा है उसको देखते हुए राजनीतिक दबाव और गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों की बढ़ती आलोचना के चलते देखा जाए तो आयरलैंड की केंद्रीय बैंक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह कदम ऐसे समय में आया है जब राजनेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन बॉन्डों को इजराइल की सैन्य अभियानों से जोड़ा है और इन्हें युद्ध बॉन्ड का रूप दिया है। ठीक, युद्ध बॉन्ड कहा इसको, जो ये बॉन्ड जारी किया जाता था आयरलैंड के केंद्रीय बैंक के द्वारा, और उस बॉन्ड के द्वारा जो पैसे आते थे उन पैसों का उपयोग इजराइल के द्वारा देखा जाए तो हथियार खरीदने में किया जाता था। और इसी वजह से देखा जाए तो इन बॉन्डों का विरोध होता रहा और इस वजह से आयरलैंड ने इन प्रतिभूति विपणन से हाथ पीछे खींच लिया है। चलिए आगे देखें। क्रेडिट कार्ड आकार का कंप्यूटर प्रारंभिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा। ठीक, क्रेडिट कार्ड के आकार का एक कंप्यूटर विकसित किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया प्रतुष। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रतुष कंप्यूटर विकसित किया है जो कॉस्मिक डॉन और ब्रह्मांड के पहले तारे को समझने में नई दिशा देगा। ठीक, यहां पर देखा जाए तो भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक छोटे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आधारित रिसीवर सिस्टम विकसित किया है जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल जो कॉस्मिक डॉन था इसको समझने में मदद करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय पहली बार तारे और आकाशगंगाएं बनी। इसके लिए संस्थान ने प्रतुष पेलोड डिजाइन किया जो चंद्रमा की कक्षा में हाइड्रोजन के 21 सेंटीमीटर सिग्नल के अध्ययन करने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा आप, प्रतुष नाम। ये क्रेडिट कार्ड के आकार का कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो उन उत्पत्तियों को देखा जाए, ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक ब्रह्मांड था, प्रारंभिक ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में यह प्रतुष कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो प्रतुष कंप्यूटर से संबंधित एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि यह सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं और शोर के बीच दबा रहता है, लेकिन इसे पकड़कर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। ठीक, जो 21 सेंटीमीटर के सिग्नल होते हैं इनका अध्ययन करेगा और ये सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं, शोर के बीच दबे रहते हैं, लेकिन इन्हें पकड़कर वैज्ञानिक जो शुरुआती ब्रह्मांड परिकल्पना थी उसको उजागर कर पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। नागालैंड में शून्य नामांकन और एकल शिक्षक वाले स्कूल समाप्त। ठीक, नागालैंड में जो शून्य नामांकन और एकल शिक्षक वाले, मतलब जहां पे एनरोलमेंट रेशियो 0 है और साथ ही साथ वहां पे एकल शिक्षक मतलब एक ही शिक्षक वो पढ़ा रहा है, तो ऐसे स्कूलों को नागालैंड ने बंद कर दिया है। देखा जाए तो नागालैंड सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस
रिपोर्ट के आधार पर शून्य नामांकन वाले सभी स्कूलों और एकल शिक्षक वाले सभी स्कूलों को समाप्त कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है, जिससे 12 शून्य नामांकन वाले स्कूल और 31 एकल शिक्षक वाले स्कूल निष्क्रिय हो गए। ठीक है, यहां पर देखा जाए जिन स्कूलों में कोई छात्र नामांकित नहीं है उनकी संख्या 12 से घटकर शून्य हो गई है, और जिन स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक था उन्हें भी बंद कर दिया गया है। तो याद रखना, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर शून्य नामांकन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों को समाप्त कर दिया गया है, तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। और किस रिपोर्ट के आधार पर? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये रिपोर्ट थी, UDISE प्लस रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो ये कार्रवाई की गई है। चलिए आगे देखते हैं। बेल्जियम ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता प्रदान की है। यहां पर देखा जाए पहला पॉइंट क्या है, बेल्जियम ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है, और विदेश मंत्री जो मैक्सिम प्रिवोट है इन्होंने इसका ऐलान किया है, मैक्सिम प्रिवोट के द्वारा इसका ऐलान किया गया है। यहां देखा जाए तो विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट ने 2 सितंबर को कहा कि इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान इसकी औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। यानी कि अब बेल्जियम जो है, बेल्जियम ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक, किस लिए? क्योंकि देखा जाए अब यूरोप में जो इजराइल के द्वारा किया जा रहा है फिलिस्तीन में, उसका विरोध शुरू हो चुका है, उसका विरोध शुरू हो चुका है, और इसी विरोध के दृष्टिगत देखा जाए तो अब बेल्जियम के द्वारा मान्यता दे दी गई है फिलिस्तीन को। चलिए आगे देखें। बेल्जियम ने कहा है कि वे फिलिस्तीन पर सख्त प्रतिबंध भी लगाएंगे ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता साफ हो सके। इस महीने संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। देखा जाए तो इसी महीने फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन के द्वारा भी जो फिलिस्तीन है उसको मान्यता देने की घोषणा की जा चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन। अब ये सेमिकॉन इंडिया 2025 है, इसके उद्घाटन से संबंधित जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम को विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 प्रोजेक्ट का टेस्ट चिप गिफ्ट किया है। ठीक है, नाम क्या है जो ये सेमीकंडक्टर बनाया गया है, इस सेमीकंडक्टर का नाम जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये सेमीकंडक्टर है इसका नाम क्या है? विक्रम 23। ठीक, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इस सेमीकंडक्टर का नाम है, जो पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया गया उसका। ठीक है, चलो देखा जाए आगे। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर पूरी तरह भारत में विकसित पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे इसरो सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है। कहां बनाया गया ये जरूर याद रखना, इसरो का जो सेमीकंडक्टर लैब है यहीं पर इसका विकास किया गया है, और यह देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है। परीक्षा में आपसे पूछे कि देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है, तो इसका नाम है विक्रम। ठीक है, विक्रम नाम है इसका। आगे देखा जाए, इसे लॉन्च व्हीकल्स की मुश्किल पर्यावरणीय हालातों में इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार किया गया है। जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके लिए जो मुश्किल पर्यावरणीय हालात होते हैं उन हालातों में भी इस्तेमाल किया जा सके, इसी वजह से देखा जाए तो इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को तैयार किया गया है, और यह भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है। चलिए अगली खबर देखें तो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जो प्राइज मनी है यह पुरुष खिलाड़ियों से ज्यादा। ठीक है, आईसीसी का जो विमेंस वर्ल्ड कप होगा, वनडे वर्ल्ड कप, इसमें जो प्राइज मनी होगी वो पुरुषों की जो टीम होती है उस पुरुषों की टीम की प्राइज मनी से भी ज्यादा रखा गया। यहां पर देखा जाए तो 1 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी की घोषणा की है। 2025 विमेंस वर्ल्ड कप में कुल देखा जाए तो $13.88 मिलियन यानी कि करीब 122 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटी जाएगी। कितनी? 122 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटी जाएगी जो वुमेन वर्ल्ड विश्व कप होगा उसमें। यहां पर देखें पहली बार ये प्राइज मनी जो है ये पुरुषों से ज्यादा होगी। 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में विमेंस वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ठीक है, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप जो है ये खेला जाएगा। यहां पर हम बात करें तो 2023 में भारत में खेले गए मेंस वनडे वर्ल्ड कप में देखा जाए तो लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 83 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटे गए थे। 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था इस मेंस वर्ल्ड कप में लगभग 83 करोड़ रुपए बांटे गए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर 122 करोड़ रुपए की प्राइज मनी रखी गई है जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा इसमें। और पहली बार ऐसा है कि मेंस वर्ल्ड कप से ज्यादा पैसे बांटे जाएंगे, मतलब प्राइज मनी जो है इनामी राशि रखी गई है महिला वर्ल्ड कप में। चलिए अंतिम खबर पर चर्चा करें आज के। प्रोफेसर पीके प्रजापति बने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के निदेशक। ठीक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक बने हैं कौन? पीके प्रजापति।
यहां पर देखा जाए तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का नया निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो वर्तमान में डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं। ठीक, वर्तमान में वो डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इससे पहले यहां पर बात करें तो पीके प्रजापति जो थे या प्रदीप कुमार प्रजापति गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के शोध संस्थान में निदेशक और दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन भी रह चुके हैं। यानी कि जो प्रदीप कुमार प्रजापति हैं वो वर्तमान में राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं और साथ ही साथ गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के शोध संस्थान के निदेशक और डीन रह चुके हैं, साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के भी डीन रह चुके हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रदीप कुमार प्रजापति को केंद्र सरकार के द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का निदेशक बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक, तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट्स थे और 2 तारीख के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट थे उनको हमने देखा। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ आंध्र पुरस्कार 2025 की शुरुआत कर स्वच्छता में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए पहला राज्य बन गया है, मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, स्वच्छ आंध्र पुरस्कार। तो आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। देखिए, नागालैंड विश्वविद्यालय की ने हालिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हालिया परियोजना है नागालैंड की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शून्य नामांकन स्कूलों को समाप्त करना, 18 नागा भाषाओं के लिए लिखित व्याकरण विकसित करना। यहां पर चर्चा करें तो स्थानीय इतिहास पर शोध केंद्रित करना और ऑप्शन डी है बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सितंबर 2025 में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में किस देश को वार्ता साझेदार डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सीडेक के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, इसरो सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस खेल प्रतियोगिता में पहली बार महिलाओं की प्राइज मनी पुरुषों से ज्यादा तय की गई है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप, वुमेन्स एशिया कप या कॉमनवेल्थ गेम। तो यहां पर देखा जाए आज अपने इस वीडियो में मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं और साथ ही साथ वीडियो के बीच में भी आपसे एक सवाल पूछा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सवालों का उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखा करें, बताया करें। जो आपसे सवाल पूछे जाए, बीच में पूछे जाए या सवाल के जो वीडियो होता है वीडियो के अंत में पूछे जाए, उन सवालों को जब उत्तर देते हैं तो देखा जाए 2 वे कम्युनिकेशन बना रहता है, वरना 1 वे कम्युनिकेशन रहता है कि हम इधर से बोलते जाते हैं और क्लास लाइव होती नहीं है। तो आपका इंटरेक्शन हमसे होता रहे, हमारा इंटरेक्शन आपसे होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट जरूर किया करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और आगे के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।